स्वागत है आप सभी का ड्रीम टू सक्सेस क्लासेस में। आज हमारी परसेंटेज की 8वीं क्लास। और मुझे उम्मीद है कि जो पिछली क्लास हमारी हुई है, हमने जो भी पढ़ा है आपको अच्छे से समझ आया होगा। जो भी आपके डाउट्स थे, मैंने सभी का आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाए। तो उम्मीद है कि जो पिछली क्लासेस में हमने जो क्वेश्चंस किए उसमें आपके कोई डाउट्स नहीं बचे होंगे। और जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप हमें व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा सकते हैं। हम जल्दी से जल्दी उनकी सॉल्यूशन आपको भेजने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, हमने धीरे धीरे जो क्वेश्चंस का जो लेवल है वो इंक्रीज़ करने की कोशिश की है। तो आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि ये जो क्लासेस हैं वो ऑल एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल रहने वाली हैं। तो कोई ऐसा ना सोचे कि जो लेवल है वो क्लास का वो लो है। तो आप देख रहे होंगे धीरे धीरे लेवल इंक्रीज़ हो रहा है। और मैंने आपको फर्स्ट दिन ये वादा किया था कि आप देखेंगे धीरे धीरे जो है बेसिक टू एडवांस समझाएंगे। तो हम उसी की तरफ जा रहे हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, पिछली क्लास में भी माइक के अंदर थोड़ी प्रॉब्लम होने की वजह से वो क्लास रोकनी पड़ी थी। तो हमारे जो क्वेश्चंस थे वो आधे रह गए थे। तो हम चलिए वहीं से हम कंटिन्यू करते हैं जहाँ से हमारा क्वेश्चन बचा हुआ था। देखिए, हाँ, हम 9th क्वेश्चन पे थे। और ये क्वेश्चन मैंने समझा दिया था, लेकिन वहाँ बीच में जो था माइक काम करना बंद कर दिया था। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं दोबारा से शुरू से। हम जल्दी से जल्दी अब क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि टाइम जो है वो हमने परसेंटेज टॉपिक के ऊपर काफ़ी दे दिया है। तो अब हम 3 से 4 क्लासेस और लगा के परसेंटेज टॉपिक को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं। एक संख्या को x% बढ़ा दिया गया है। मूल संख्या प्राप्त करने के लिए इसे कितना प्रतिशत घटाया जाए? ए नंबर इज इंक्रीज्ड बाई x% टू गेट द ओरिजिनल नंबर इज टू बी रिड्यूस्ड बाई। देखिए, मान लीजिए कि वो जो नंबर है जो मैंने माना है, एक संख्या जो है वो मेरी कितनी है, मैंने मान लिया कि वो जो संख्या है वो हमारा क्या है, द नंबर इज 100। ठीक है, उसको हमने x% बढ़ा दिया गया है। जब हमने 100 को x%, 100 का x% कितना होगा, x ही होगा। 100 का अगर 1% निकालेंगे तो 1 होता है, इसी तरह 100 का x% निकालेंगे तो क्या होगा, x ही होगा। तो 100 को जब हमने इंक्रीज किया है x%, तो वो कितना हो जाएगा, 100 प्लस x। अब ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है तो मूल संख्या प्राप्त करने के लिए कितना प्रतिशत घटाया जाए। तो देखिए, मूल संख्या यानी 100, इसको वापस लाने के लिए हमें क्या करना होगा, 100 प्लस एक्स माइनस 100। तो जो डिफरेंस आने वाला है वो किसका आने वाला है, x। यानी हमें इसको x रिड्यूस करना होगा। कितने में से रिड्यूस करना होगा, तो जो बेस है हमारा वो कितना हो जाएगा, 100 प्लस एक्स, 100 प्लस एक्स। और जब परसेंटेज निकालेंगे तो मल्टीप्लाई बाई 100। तो जो हमारा आंसर होने वाला है वो हो जाएगा 100x अपॉन 100 प्लस एक्स। तो जो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए आप। अब जो फ़ॉन्ट साइज है वो काफ़ी बड़ा है, तो आपको शायद क्वेश्चन दिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, बाकी फिर भी मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ। देखिए, एक गांव में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 3:2 है। यदि 30% लड़के तथा 70% लड़कियां एक परीक्षा में शामिल होते हैं तो परीक्षा देने वाले गांव के लोगों तथा परीक्षा न देने वाले गांव के लोगों का अनुपात ज्ञात करो। द नंबर ऑफ बॉयज टू दैट गर्ल्स इन ए विलेज 3:2। इफ 30% ऑफ द बॉयज एंड 70% ऑफ गर्ल्स टेक पार्ट इन एन एग्जामिनेशन, द रेशियो ऑफ द नंबर्स ऑफ द स्टूडेंट अपीयर्ड इन द एग्जाम टू द नंबर ऑफ द स्टूडेंट नॉट अपीयर्ड इन द एग्जाम। तो जो है हमें रेशो निकालना है। तो देखिए, एक गांव के बारे में बताया गया जहां पर जो बॉयज एंड गर्ल्स का जो रेशो दिया गया है वो है 2। तो बॉयज रेशो गर्ल्स कितना दिया गया है, 3:2। देखिए, कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हम क्या मान लेते हैं, इसे 300 मान लेते हैं, इसे 200 मान लेते हैं। क्योंकि जब रेशो में होती है तो उसे अगर हम इसे 300 मतलब 100 से सोल्व करेंगे तो फिर से क्या आ जाएगा, 3:2। तो इसको मानने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए, अब कह रहा है यदि 30% लड़के, यानी कि जो बॉयज हैं, बॉयज का कितना परसेंट, 30%। उसके बाद 70% लड़कियां, गर्ल्स जो हैं, उनका 70%। तो देखिए, जब हमने इसका 30% निकाला तो ये आया 90। यहाँ अगर हमने 70% निकाला तो ये आया 140। अगर 300 में से मैं 90 माइनस कर लेता हूँ तो मेरे पास कितने बॉयज बच गए। देखिए, ये तो हैं एग्जाम देने वाले, एग्जाम देने वाले, हु अपीयर्ड इन द एग्जाम। तो ये तो इन्होंने एग्जाम दिया है, यानी 90 बॉयज प्लस 140 गर्ल्स ने तो एग्जाम दिया है। तो एग्जाम देने वाले कितने हो जाएंगे, तो अब 90 में से 140 में जब 90 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 230। तो जो यानी कि 230 जो बच्चे हैं बॉयज एंड गर्ल्स, उन्होंने एग्जाम दिया है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं अपीयर्ड इन द एग्जाम,
appeared in the exam, ये देखिए न्यू स्लाइड लेके आपको अच्छे से समझा देता हूं मैं। देखिए जो बॉयज का जो रेशो दिया गया था गर्ल्स से वो दिया गया था 3:2, तो हमने इसे क्या मान लिया 300 200। जब हमने इसका 30% निकाला तो इसका जो 30% है वो कितना आया 90, और जब हमने इसका 70% निकाला गर्ल्स का तो वो आया 140। तो इनको ये वो बच्चे हैं जो अपीयर हुए हैं, एग्जाम दिया है, एग्जाम देने वाले, एग्जाम देने वाले। तो एग्जाम देने वाले कितने हो जाएंगे 230। अब देखिए 300 में से अगर 90 बॉयज ने एग्जाम दिया है तो 210 ने जो एग्जाम नहीं दिया है, 200 में से 140 गर्ल्स ने एग्जाम दिया है, इसका मतलब 60 ने एग्जाम नहीं दिया है। तो ये हो जाएंगे एग्जाम ना देने वाले, एग्जाम न देने वाले। तो ये कितने हो जाएंगे 210 + 60, तो ये हो जाएंगे 270। तो देखिए हमसे रेशो क्या पूछा गया था। देखिए सबसे बड़ी मिस्टेक यहाँ पे होती है कि कभी कभी हमसे पूछा जाता है देने वाले और ना देने वाले का रेशो। देख जैसे अभी मैं आपको बताता हूँ हमसे पूछा क्या गया है। देखिए पूछा गया है तो परीक्षा देने वाले का न देने वाले से, ओके। तो देने वाले कितने हैं 230, 230 रेशो, ना देने वाले 270। तो 0 से 0 कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 23:27। लेकिन हमसे एग्जाम में क्या मिस्टेक हो जाती है, हमें दिखता है, हम क्या निकाल लेते हैं, हमने रख दिया 270 रेशो 230 और हमसे निकल गया 27:23। तो ये भी ऑप्शन जो है एग्जाम में मिलता है और हम इसको क्या कर देते हैं टिक कर देते हैं। लेकिन हमें पढ़ना चाहिए कि रेशो हमसे क्या पूछा गया है, देने वाले का न देने वाले से पूछा गया है। तो पहले हम लिखेंगे देने वाले हु अपीयर्ड इन द एग्जाम और उसके बाद लिखेंगे हु डोंट अपीयर्ड इन द एग्जाम। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी कार्यालय में, तो जो हमारा इसका इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर, ऑप्शन शायद इसमें नहीं दे रखे, सॉरी, तो जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा 23:27। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी कार्यालय में 40% स्टाफ महिलाएं हैं, 70% महिला स्टाफ तथा 50% पुरुष स्टाफ वैवाहिक हैं यानी मैरिड हैं। तो कार्यालय में अनमैरिड स्टाफ का प्रतिशत ज्ञात करो। इन ऑफिस 40% ऑफ द स्टाफ इज फीमेल, 70% ऑफ फीमेल स्टाफ एंड 50% ऑफ मेल स्टाफ आर अनमैरिड, देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ अनमैरिड स्टाफ। उम्मीद है क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन जब भी आप नोटबुक में उतारे तो आप जहां यहाँ से आप क्वेश्चन वीडियो पॉज करके उतार सकते हैं, उसके बाद में स्लाइड थोड़ा सा इसको साइड कर देता हूँ। चलिए देखते हैं। किसी कार्यालय में 40% स्टाफ महिलाएं हैं, यानी 40% का जब मैं रेशो निकालता हूँ, 40% का रेशो जब मैं निकालता हूँ तो ये आता है 2/5। अब आपको जो रेशोज हैं वो डायरेक्टली याद हो जाने चाहिए। तो जो 2/5 मेरा रेशो है, इसका मतलब जो टोटल स्टाफ मेरे पास है वो 5 है और जो फीमेल स्टाफ जो है मेरे पास वो कितना है 2 है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, तो जो फीमेल है और जो मेल है, तो देखिए अगर 2 फीमेल हैं तो 5 में से 2 तो मेल कितने बचेंगे 3। तो वही हम इसको कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए इसको क्या मान लेते हैं 200 और 300। इसके बाद ये कह रहा है कि जो 70% महिला स्टाफ यानी महिला फीमेल का जो 70% है, तो 200 का 70% कितना होगा 7 × 2 = 14, तो यानी कितना हो जाएगा 140। अगर किसी को नहीं निकालना आ रहा तो वह ऐसे निकाल के देख सकते हैं। देखिए 200 का 70% तो ये कितना हो जाएगा 140, ओके। उसके बाद कहा गया है कि पुरुष 50% पुरुष स्टाफ, मेल का 50%, 50% यानी आधा, तो 300 का आधा कितना हो जाएगा 150 यानी कि 150। तो जो यानी कि ये जो नंबर है यानी 140 + 150, तो कितना आंसर आने वाला है 290। कितना आंसर आने वाला है 290, यानी 500 में से जो 290 जो है वो क्या है मैरिड हैं। तो पूछा गया है अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमारे टोटल जो कितने थे 500 में से हमारे 290 तो क्या है मैरिड हैं। तो अनमेरिड कितने बचेंगे, अनमेरिड देखेंगे एक मिनट, हाँ जी देखिए अनमेरिड कितने बचेंगे। तो जब 500 में से 290 अपन माइनस करेंगे तो हमारे पास बचता है 210। तो अनमेरिड जो बचने वाले हैं हमारे पास, अनमेरिड जो अनमेरिड स्टाफ बचने वाला है, तो देखिए अनमेरिड स्टाफ है कितना हमारे पास, ये तो हो गया हमारा मैरिड स्टाफ। तो जो हमारे पास अनमेरिड स्टाफ है वो कितना बचेगा 500 - 290, तो ये बचने वाला है हमारे पास 210।
तो ये तो नंबर आ गया, लेकिन हमसे क्या पूछा गया, प्रतिशत। प्रतिशत निकालने के लिए टोटल में से निकालेंगे, तो टोटल कितना था हमारे पास 500 मल्टीप्लाई बाई 100। 20 से 205 से सोल्व करेंगे, 5 4 जा 20 और 5 2 जा 10, तो जो हमारा 42%। इसमें जो ऑप्शन है एक बार दोबारा देख लेते हैं क्वेश्चन। किसी कार्यालय में 40% स्टाफ महिलाएं हैं, ओके। तो जो 40% का जो रेशो होता है 2:5, यानी कि जो 2 जो है हमारे पास फीमेल है और जो 3 है हमारे पास मेल है, ठीक है। 70% महिला स्टाफ, तो फीमेल का जब हमने 70% निकाला तो ये आ गया 140, ठीक है। तथा 50% पुरुष स्टाफ, तो 50 इसका निकाला तो ये आ गया 150, ठीक है। वैवाहिक हैं, यानी कि इनको हमने ऐड किया तो ये आया 290, 0549 290, ठीक है। 290 जो है वो वैवाहिक हैं। तो कार्यालय में अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अविवाहित निकालना है तो हमें टोटल में से क्या करना पड़ेगा, जो मैरिड है उन्हें माइनस करना पड़ेगा। तो जो हमारे पास टोटल 500 उसमें हमने से 290 यानी मैरिड में माइनस कर लिया। तो जो हमारा आंसर है वो तो बिल्कुल ठीक आ रहा है, 5 4 जा 20 5 2 जा 10, जी ठीक है। तो ये जो आंसर है बिल्कुल ठीक है। शायद हमारे जो ऑप्शन है उनके अंदर थोड़ा मिस्टेक है, तो ये जो आंसर है हमारा बिल्कुल ठीक है। तो 42% जो स्टाफ होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, अनमेरिड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, यदि आधार बिंदुओं को इस प्रकार परिभाषित किया जाए कि 1% 100 आधार बिंदुओं के बराबर है, तो कितने आधार बिंदु 62.5% से 82.5% अधिक हैं। शायद यहाँ पर हिंदी के अंदर थोड़ी मिस्टेक है, इंग्लिश में पढ़ेंगे। इफ बेसिस पॉइंट आर defined so that 1% is equal to 100 basis point, then how many basis point is 82.5 is greater than, okay। तो 62.5 जो है उससे 82.5 कितना ज्यादा है, ये हमसे पूछा गया है। यदि हम एक आधार बिंदुओं को इस प्रकार कि एक बिंदु किसके बराबर है, 100 आधार बिंदुओं के। तो चलिए देखते हैं, अगर हमारा एक पॉइंट किसके बराबर है, 100 पॉइंट के बराबर है, तो जो 82.5% है वो कितना ज्यादा है 62.5 से। तो देखिए माइनस करेंगे तो 82.5 कितना ज्यादा आएगा, 20 ज्यादा आएगा, तो 20 पॉइंट ज्यादा आएगा। लेकिन हमें कहा गया है कि सॉरी 20% ज्यादा आएगा, कितना परसेंट, 20%। यहाँ कहा गया है कि 1% जो है 100 आधार बिंदुओं के बराबर है, तो जो 20% होगा वो कितने बिंदुओं के बराबर होगा, तो 20 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से, तो ये आने वाला है 2000 पॉइंट्स। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। श्री कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों, देखिए इंग्लिश में पढ़ते हैं, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज। तो यहाँ पर लड़के हैं, लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 3:2 है। यदि 20% लड़के तथा 25% लड़कियां व्यस्त हैं, तो कितने परसेंट छात्र व्यस्त नहीं है। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए कॉलेज इज 3:2, ठीक है। एक कॉलेज है, वहां पर बॉयज एंड गर्ल्स हैं, तो जो हमारे बॉयज हैं और गर्ल्स हैं उनका रेशो क्या है, तो जो बॉयज हैं और गर्ल्स हैं उनका रेशो दिया गया 3:2। तो वही कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हम क्या मान लेंगे, इसे 300 मान लेंगे और इसे 200 मान लेंगे। यदि 20% लड़के यानी बॉयज का 20%, तो देखिए जब हम 300 का 20% निकालेंगे तो यह आने वाला है 60 बॉयज। कितने, 60 बॉयज। कहा गया था 25% लड़कियां, 25 का 25%, सॉरी 200 का जब 25% निकालेंगे तो ये आने वाला है 50, यानी 50 गर्ल्स एंड 60 जो बॉयज हैं वो क्या हैं, व्यस्क हैं, व्यस्त, एडल्ट्स यानी व्यस्क हैं। अगर इतने बच्चे व्यस्क हैं तो कितने छात्र व्यस्क नहीं हैं, तो देखिए अगर 60 + 150 यानी कि 100 जो 10 जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या हैं, व्यस्क हैं। तो व्यस्क न होने वाले का परसेंट बताइए। तो जो टोटल जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं, 300 + 200 = 500। अगर टोटल 500 हैं और 500 में से जो 100 हैं वो एडल्ट हैं, तो जो नॉन एडल्ट हैं वो कितने होंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे नॉट एडल्ट, जो एडल्ट नहीं है वो कितने होंगे, 500 में से 110 माइनस करेंगे। तो 500 में से 10 माइनस किया तो 400 - 10 390। तो जो 390 जो स्टूडेंट है वो नहीं होंगे एडल्ट। तो हमें परसेंटेज पूछा गया है, तो परसेंटेज निकालते हैं टोटल से। टोटल कितने हैं, 500 मल्टीप्लाई बाई 100। तो 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे, 5 से सोल्व करेंगे, 5 5 जा 35, बच गए 4, 5 8 जा 40। इसका मतलब जो हमारे 58% जो
स्टूडेंट्स हैं वो एडल्ट नहीं है, यानी कि वो क्या है, नॉन एडल्ट है। मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। ये जो पिछले क्वेश्चंस हैं, ये जो हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है, सिमिलर सिमिलर से ही है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए देखते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है। देखिए क्वेश्चन को आप स्टार्टिंग से पढ़ते हुए जब सोल्व करेंगे तो क्वेश्चन बहुत इजीली सोल्व हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। देखिए दो संख्याएं दी गई है, सबसे पहले मैं लेट कर लेता हूँ, लेट द नंबर्स आर नंबर्स कितने हैं हमारे, पी और क्यू मान लेते हैं, पी और क्यू। देखिए दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है। अगर मैं इसे 5 मानता हूं, यानी इसका रेशो क्या दिया गया, 5:4। ठीक है। उसके बाद कहा गया है यदि पहली संख्या का 40%, तो देखिए पहले इसको मैंने 5x मान लेता हूं और इसको मैं क्या मान लेता हूं, 4x। कहा गया है यदि पहली संख्या का 40% 12 है, यानी पहली संख्या यानी p है, p यानी 5x का जो 40% है, का 40% जो है वो कितना है, 12। तो जब हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। देखिए सोल्व करके देखते हैं, 2 से सोल्व, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से सोल्व करेंगे, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, इस 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा। तो जब यहाँ से 2 से सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 6। यानी कि हमारा जो फर्स्ट नंबर है वो क्या होने वाला है, 6। देखिए हम उस आंसर की जो आंसर की आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं, आंसर की पहचान भी कर सकते हैं। कैसे, तो देखिए यहाँ हमारा जो 6 नंबर आया है इसका 40%, सॉरी एक मिनट, 2 5 एक सेकंड, कुछ शायद गलती होगी। दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है, यदि पहली संख्या का 40% 12 है। देखिए एक बार फिर से देखते हैं, पहली संख्या मैंने 5x मानी है, तो 5x का जो है 40% क्या दिया गया है, 12 दिया गया है। तो हमें 5x की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए 5x की जब वैल्यू निकालेंगे तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा और ये डिवाइड में आ जाएगा। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर 6 ही आएगा। दूसरी संख्या, ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, x की वैल्यू हमारे पास 6 आई है, ये हमारा नंबर नहीं है। x की वैल्यू जब हमारे पास 6 आई है तो p जो हमारी पहली संख्या है वो कितनी हो जाएगी, 5 × 6। तो पहली जो संख्या है वो हमारी क्या हो जाएगी, 30। मैंने मिस्टेक से जो 6 को हमारा फर्स्ट नंबर मान लिया था, तो उस वजह से हमारी जो थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। लेकिन हमें पता है कि x की वैल्यू 6 आई है, तो जब हम x रखेंगे तो फिर फर्स्ट नंबर हमारे पास 30 हो जाएगा और सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, 4 6 जा 24। अब पूछा क्या गया है, दूसरी संख्या का 50% निकालना है। 50% मतलब होता है आधा। तो जो हमारी दूसरी संख्या आई है वो q कितनी आई हमारी, 4 × 6। तो क्या आएगी, 4 6 जा 24। तो 24 का आधा, आधा कितना होगा, 12। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 12। देखिए एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन को। दो संख्याएं दी गई है जिसका अनुपात 5:4 है, तो 5x 4x मैंने दो संख्याएं मान ली। उसके बाद कहा गया है कि जो पहली संख्या का 40% है, पहली संख्या को 40% 12 दिया गया है। तो हमने इसको सोल्व किया तो हमारा जो आंसर आया वो 6, यानी x की वैल्यू 6 आई। अभी हमारा नंबर 6 नहीं आया। जिस तरह मैंने मिस्टेक से इस 6 को मैंने नंबर मान लिया है, उसी तरह आप भी इसे ना माने। जो x की वैल्यू हमारे पास 6 आई है, तो हम जब यहाँ रखेंगे तो पहली जो संख्या है 5 6 जा 30 हो जाएगी और दूसरी संख्या जो है 4 6 जा 24 हो जाएगी। और उसके बाद कहा गया जो दूसरी संख्या का 50%, 50% मतलब होता है आधा। तो जब 24 का आधा करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 12। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। यदि व्यक्ति की आय तथा व्यय दोनों 15% बढ़ाते हैं, यानी बढ़ जाते हैं, तो बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। शायद पिछली क्लास के अंदर एक सैलरी बेस्ड या इनकम बेस्ड क्वेश्चन आया था, तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी व्यक्ति की इनकम जो होती है उसकी एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होती है। ठीक है, यानी मैं अगर 30 रुपये बचाता हूँ और 70 रुपये अगर मैं खर्च करता हूँ, तो जो मेरी इनकम होगी वो 30 + 70 = कितनी होगी, 100 रुपीज़। तो देखिए ये क्वेश्चन भी उसी पैटर्न पे बेस है। एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। यदि व्यक्ति की आय तथा व्यय दोनों 15% बढ़ जाते हैं, तो बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। ए मैन स्पेंड 60% ऑफ हिज इनकम इफ हिज इनकम
एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 15%, देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन सेविंग। तो चलिए इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। देखिए देखिए एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है, 60%। तो देखिए 60% की जब हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं तो वो आती है 3/5। तो जब नीचे वाली वैल्यू, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, जब सैलरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो फ्रैक्शन में नीचे वाली वैल्यू आती है वो हमेशा किसको आइडेंटिफाई करती है, वो हमेशा इनकम को आइडेंटिफाई करती है। यानी ये जो होगा वो क्या होगा, इनकम। तो 5 जो हमारी इनकम है, और क्या कह रहा है, खर्च करता है 60%, यानी उसमें से 3 वो क्या कर देता है, खर्च कर देता है। तो देखिए मैंने आपको बता दिया कि इनकम जो होती है उसके अंदर उसकी जो सेविंग्स होती है और जो एक्सपेंडिचर होता है वो इंक्लूड होता है। तो देखिए आय जो होगी हमारी वो बराबर होती है खर्च प्लस बचत के, खर्च प्लस बचत के। तो देखिए आय हमारे पास क्या है, 5 दे रखी है, मतलब दी नहीं है लेकिन जो रेशियो है आय का वो क्या है, 5। तो देखिए मैं इसको इजी बनाने के लिए क्या मान लेता हूँ, 500। तो जो खर्च है हमारा वो कितना है, 3। तो इसको भी क्या मान लेते हैं, 300। तो देखिए अगर हमारे पास 500 रुपए है, उसमें से हमने 300 खर्च कर दिए, तो हमारी जो बचत हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 200 रुपीज। अब आगे के क्वेश्चन में कहा गया है कि व्यक्ति की आय तथा व्यय दोनों 15% बढ़ाते हैं। तो देखिए 100 हर चीज होती है, अगर मैं 100 से 15% बढ़ाऊंगा यानी वो कितनी वैल्यू हो जाएगी, 115%। तो जो 500 की दो तरीके हैं, क्या तो आप इसका 15% निकाल के इसमें जोड़ दीजिए, या फिर डायरेक्ट इसका क्या निकाल दीजिए, 115%। तो देखिए 500 का जो हमने 115% निकाला, तो इसको सोल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 टू 7, 5 1 जा 5। यानी जो मेरी नई सैलरी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 15% इंक्रीमेंट होकर इसमें 15% इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो ये कितनी हो जाएगी, 575। उसके बाद कहा गया है कि देखिए जब हम सैलरी ज़्यादा कमाने लगते हैं तो हमारे खर्चे भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, ज़्यादा। तो क्या रहा है कि खर्चे में भी 15% बढ़ गया, यानी इस 300 में भी क्या हो गया, 15% ज़्यादा। तो 300 का भी हम क्या निकालेंगे, 115%। सोल्व करेंगे, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3 और 1 4, 3 1 जा 3। तो यानी कि यहाँ पर भी 15% इंक्रीमेंट हो गई, कितनी होगी, 345। तो देखिए जहां मैं 500 में से 300 खर्च करके 200 बचा रहा था, वहीं अब मैं 575 में से 345 माइनस करूंगा। तो 575 में से 345 माइनस करूंगा, तो देखिए 0, 7 में से 4 गया तो 3, और 5 में से 3 गया तो 2। यानी जो मेरी नई जो सेविंग्स आने वाली है, नई जो बचत आने वाली है वो कितनी आ जाएगी, 230। अब हमसे पूछा गया है कि जो इसमें प्रतिशत चेंज कितना हुआ, वैसे तो 30 रुपए बढ़ गए लेकिन परसेंट में पूछा गया है। तो देखिए बढ़े कितने, सॉरी देखिए इधर देख लेते, नई नई न्यू स्लाइड में देख लेते हैं। देखिए 200 रुपये मेरी बचत थी, लेकिन वर्तमान में मेरी बचत कितनी हो रही है, 230 रुपए। तो जो 30 रुपए बढ़ चुके हैं वो कितने पे बढ़े हैं, जो पिछली बचत थी उस पर ही तो बढ़े हैं, तो 200 रुपए पे बढ़े हैं, मल्टीप्लाई बाई 100। तो आगे से सोल्व करेंगे, तो इसे सोल्व करने पर क्या आएगा, 15। यानी कि जो मेरी बचत होने वाली है उसके अंदर भी कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, कितना मतलब कितनी बढ़ रही है वो, 15%। देखिए यदि मैंने इनकम में 60% खर्च कर रहा था तो मैं 300 रुपये खर्च करके 200 रुपये बचा रहा था, लेकिन जैसे ही मेरी इनकम बढ़ी 15%, मेरा खर्चा भी 15% बढ़ गया। तो जो मेरी बचत के अंदर जो परसेंटेज चेंज निकालनी थी उसको सोल्व करने के लिए हमें क्या किया, आय में से हमने क्या घटा दिया, व्यय। आय में से जब हमने व्यय घटाया तो 5 0, 7 में से 4 गया 3, 5 में से 3 गया 2, यानी जो 230 अब मेरी बचत होने वाली है, पहले से कितने रुपए ज़्यादा है, 30 रुपए ज़्यादा है। 30 रुपए ज़्यादा है, किस पे ज़्यादा है, 200 पे, क्योंकि पहले जो मेरी बचत थी वो 200 थी। तो यहाँ पे सोल्व करेंगे तो कितना परसेंट आएगा, 15%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि व्यक्ति की आय तथा उसका खर्चा, आय 20% तथा खर्चा 10% बढ़ जाता है तो बचत में प्रतिशत ज्ञात की, प्रतिशत परिवर्तन। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। देखिए इसे फटाफट सोल्व कर देते हैं। 75% खर्च करता है, जब हम 75% का जब फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं तो वो आती है 3/4। क्या आती है, 3/4। तो इस प्रकार की जो फ्रैक्शन वैल्यूज है आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए। तो 3/4 का मतलब ये होता है कि जो नीचे वाली वो आपकी इनकम है, यानी 4 में क्या मेरी क्या है, आय है, और जो इसमें मैं
आय का खर्च कर रहा हूँ, ये मेरा क्या है, एक्सपेंडिचर यानी खर्च है। तो देखिए मेरे पास जो आय है वो दो चीज़ों से मिलकर बनी है, एक तो मेरा जो खर्चा रहता है वो, दूसरा जो मैं बचत करता हूँ वो। आय दोनों फैक्टर यही होते हैं। तो देखिए वो कह रहा है कि मेरे पास 400 रुपये मेरे पास आते हैं, उसमें से मैं 300 क्या कर देता हूँ, खर्च कर देता हूँ, तो मेरे पास बचत कितने की होती है, सिर्फ 100 रुपये की मेरे पास क्या होती है, बचत होती है। फिर वो कह रहा है यदि आय 20% बढ़ जाए तो 100 से 20% बढ़ेगा यानी 120% हो जाएगा। तो 400 का हम क्या निकालेंगे, 120%। सोल्व करेंगे, 12 4 जा 48 यानी कि 20% बढ़कर जो आय है वो कितनी हो गई, 480 प्लस 20% का इसमें क्या हो चुका है, इंक्रीमेंट। ये कह रहा है कि खर्चे 10% बढ़ जाए, तो 10% जब इसका खर्चा निकालें यानी कि 110 निकालेंगे, 110% हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 330 यानी 330 रुपए हो जाएंगे। अब देखिए इतने रुपए मुझे मिल रहे हैं, इतना मैं खर्च कर रहा हूं, तो बचा कितना रहा हूं, तो इसमें से मैं क्या कर दूंगा, माइनस। तो ये मेरी क्या आ जाएगी, बचत। तो देखिए 0 का 0, 8 में से 3 गए तो 5, 4 में से 3 गया तो 1, यानी पहले मैं 100 रुपये बचा रहा था और अब मैं कितना बचा रहा हूँ, 150 रुपये बचा रहा हूँ। यानी कितने रुपए ज्यादा बचा रहा हूँ, 50 रुपये ज्यादा बचा रहा हूँ। तो परसेंटेज जो चेंज निकाले हैं वो जो हो जाएगा 50 रुपीज बचा रहा हूँ, कितने पर, तो पहले जितने रुपए बचा रहा था उस पर ही तो 50 ज्यादा बचा रहा हूँ, तो पहले 100 रुपये बचा रहा था, डिवाइडेड बाई 100, वो परसेंटेज निकालने पर क्या करेंगे, डिवाइड। तो ये क्या हो जाएगा 50%। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरी बचत है वो मैंने अपनी 50% क्या कर दी, इंक्रीज कर दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट। देखिए यदि एक आदमी 8500 रुपए में से 5700 रुपये बचत करता है, यदि आय तथा व्यय में 19% तथा 13% की वृद्धि होती है तो बचत में परसेंट परिवर्तन ज्ञात कीजिए। एक बार आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिए। इफ ए मैन स्पेंड्स 5700 out of his income of 8550, if his income increased by 90% and expenditure increased by 13%, देन द फाइंड द परसेंटेज चेंज इन सेविंग। देखिए बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, सिर्फ फर्क इतना है कि वहां परसेंटेज वैल्यू दी गई थी और यहाँ हमें रियल वैल्यू दे दी गई है। वहां हमें 40% 60% दिया गया था, लेकिन यहाँ हमें क्या दे दिया गया है, रियल वैल्यू दे दी गई है। तो चलिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए आपको निकालना क्या है, आपको परसेंटेज चेंज निकालना है। और मैंने आपको एक क्लास में बताया था कि जब भी हमें परसेंटेज चेंज निकालना है ना, तो हमें रियल वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें किस में निकालना है, परसेंटेज चेंज। हमें रियल वैल्यू तो निकालनी नहीं है, तो जब हमें परसेंटेज निकालना है तो हम रियल वैल्यू को क्या नहीं करेंगे, कंसिडर नहीं करेंगे। तो देखिए 8500 रुपये मेरे पास आय जो है वो मेरी कितनी है, 8550। ठीक है, उसके बाद है रुपए बचत, यानी बचत मैं बचा कितना रहा हूं उसमें से, तो मैं बचाता हूं कितना, 5700 रुपीज। तो देखिए अब मुझे पता है कि मुझे रियल वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, तो क्यों ना मैं इनकी रेशो ले लेता हूँ, क्यों ना इनको मैं सोल्व कर लेता हूँ। तो मैं इनको क्या ले लेता हूँ, रेशो में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो देखिए जब इसे सोल्व करेंगे, 0 से 0 काटेंगे, 5 से काटेंगे, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 5 5 से काटेंगे, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 और बचे 5 4 जा 20। अब 19 से सोल्व हो जाएगा, 19 से सब सोल्व करेंगे तो ये 9 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। फर्दर सोल्व करने पर ये क्या हो जाएगा, 3:2। तो देखिए जो रियल वैल्यू जो थी उससे हमारा कैलकुलेशन की थोड़ी क्या हो जाती, टफ हो जाती। लेकिन अब जब हमने इन्हें क्या कर लिया, रेशो में कन्वर्ट कर लिया, तो ये हमारे पास क्या आ गई, इजी वैल्यूज आ गई है। तो देखिए अब इसे आगे जो सोल्व करेंगे, सॉरी, तो जो मेरे पास इनकम है उसका रेशो आ गया है 3, और जो मेरे पास बचत है वो कितनी आ गई है, 2। यानी इससे मैं कितना लेट कर सकता हूँ, 300 और इससे 200।
देखिए आप कहेंगे कि आपने रियल वैल्यू को रेशियो में क्यों कन्वर्ट किया, तो देखिए जब हमें परसेंटेज चेंज निकालनी है तो हमें रियल वैल्यू कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर हमें यहाँ पर रियल वैल्यू निकालनी होती तो मुझे फिर उसी जो डिजिट वो जो वैल्यूज़ दी गई थी उससे ही क्वेश्चन सोल्व करना पड़ता, लेकिन यहाँ पर परसेंटेज चेंज पूछा है तो मुझे रियल वैल्यू की कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए यदि आय तथा व्यय, आय में 19% की वृद्धि होती है, आय में जो 19% की वृद्धि होती है यानी आय बढ़कर कितनी हो जाती है 119%। तो जब 119% निकालेंगे तो ये आने वाला है 3 9 जा 27, 3 1 जा 3 और 2 5, 3 1 जा 3। अब देखिए अगर 300 रुपये में से मैं 200 बचा रहा हूं तो खर्चा कितना होगा, मेरा जो खर्च होगा वो कितना हो जाएगा, खर्च जो होगा वो 100 रुपये हो जाएगा। ये कह रहा है कि खर्च के अंदर तथा व्यय में 13% की वृद्धि होती है। अगर इसमें 13% की वृद्धि कर दूंगा तो 100 में जब 13 की बढ़ाऊंगा यानी 13 रुपये बढ़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 113 रुपये। अब देखिए मैं 357 रुपीज इनकम यानी अर्न करता हूं, उसमें से 113 में खर्च कर देता हूं तो बचाऊंगा कितना, तो 357 में से 113 क्या करेंगे माइनस। तो देखिए 7 में से 3 गए तो 4, 5 में से 1 गए तो 4 और 3 में से 1 गया तो 2, यानी 244 मेरे रुपीज अब मैं क्या कर रहा हूं बचत कर रहा हूं। सॉरी एक हाँ जी, तो मैं 244 रुपीज़ क्या कर रहा हूँ बचत कर रहा हूँ। तो देखिए पहले अगर मैं 200 रुपये बचा रहा था वहीं अब मैं 244 रुपये बचा रहा हूँ, तो ज़्यादा कितने बचा रहा हूँ, तो आप बोलेंगे कि मैं 44 रुपये ज़्यादा बचा रहा हूँ किससे, यानी पहले वाली बचत से। तो 200 मल्टीप्लाई बाई 100, तो यहाँ से मेरी जो परसेंटेज वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 22%, यानी कि मेरी इनकम में 90% और खर्च में 13% की वृद्धि होने से जो मेरी बचत के अंदर है वो जो बढ़त वृद्धि हो रही है वो कितनी हो रही है 22%। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होने वाला है वो बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन होने वाला है। सॉरी शायद क्वेश्चन डिलीट हो गया, कोई बात नहीं, हम जब नेक्स्ट क्लास के अंदर जब जब आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवाएंगे तो जो ऐसे क्वेश्चन है ये मोर देन 1 करवा देंगे ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें, या फिर जिस भी बुक से आप प्रैक्टिस करेंगे उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे तो वहां आपको रियल वैल्यू को कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, आप उन्हें सोल्व करके उन्हें किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, रेशो में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए एक परिवार 25 किलोग्राम चावल तथा 9 किलोग्राम गेहूं की खपत करने में 350 रुपये खर्च करता है। चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य का 20% है। यदि गेहूं का मूल्य 20% बढ़ा दिया जाए तब चावल की खपत में परसेंट कमी ज्ञात करो। यदि उसका नया खर्च पूर्व में समान हो तथा चावल का मूल्य स्थिर हो। इतनी बड़ी लैंग्वेज देखकर हमें लगता है कि क्वेश्चन को क्या करते हैं स्किप करते हैं, बाद में करेंगे, लेकिन देखिए क्वेश्चन को बड़ा देखकर छोड़ना बेवकूफ़ी होता है, क्योंकि क्वेश्चन को हम टुकड़ों के अंदर सोल्व करेंगे, टुकड़ों के अंदर पढ़ेंगे और धीरे धीरे सोल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए एक परिवार 25 किलोग्राम चावल तथा 9 किलोग्राम गेहूं की खपत करने में 350 रुपये खर्च करता है। चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य का 20% है। देखिए यहां से हम क्वेश्चन को पकड़ सकते हैं कि जो कह रहा है चावल का जो मूल्य है वो गेहूं के मूल्य का 20% है। 20% की हम फ्रैक्शन वैल्यू अच्छे से पता है कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/5। यदि अगर गेहूं का मूल्य 5 है तो ये जो 1 है वो किसका मूल्य है चावल का, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि जो गेहूं का मूल्य है वो चावल का जो मूल्य है गेहूं का 20% है। यदि अगर गेहूं का 5 है तो चावल का कितना होने वाला है 1। तो एक तरफ हम लिख लेते हैं चावल और एक तरफ हम लिख लेते हैं गेहूं। देखिए गेहूं का जो मेरे पास मूल्य है वो 5 है और जो चावल का मूल्य है मेरे पास, ठीक है, मान लीजिए अब हमें इसे x मानना पड़ेगा, क्योंकि जो हमें रियल वैल्यू, हमें रियल मूल्य थोड़ी ना पता, हमने तो रेशो में मानना है, तो हम इसे क्या मानेंगे 5x और x। अब कह रहा है कि 25 किलोग्राम गेहूं खरीदता है, 25 किलोग्राम चावल, सॉरी, तो 25 किलोग्राम क्या खरीद रहा है चावल खरीद रहा है तथा 9 किलोग्राम गेहूं, 9 किलोग्राम क्या खरीद रहा है गेहूं। तो देखिए हमने अगर 4 किलोग्राम चावल खरीदे मान लीजिए और 3 किलोग्राम मैंने क्या खरीदी चीनी, तो जब हम रुपए देते हैं तो 4 किलोग्राम चावल का जो वैल्यू होगा उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, और जो चीनी की जो मूल्य होगा उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तभी तो हम पूरा जो अमाउंट होगा वहां तक पहुंचेंगे। तो देखिए अगर मैंने x रुपए में चावल खरीदे और कितने किलो खरीदे 25 किलो, प्लस अगर मैंने 5x में गेहूं खरीदा कितना किलो खरीदा 9,
और जो टोटल मेरे पास रुपए खर्च हो रहे हैं वो कितने खर्च हो रहे हैं, 350 रुपीज। तो देखिए 25x प्लस 45x इज इक्वल टू 350। यहां से सोल्व करेंगे तो ये आएगा 70x इज इक्वल टू 350। तो यहाँ x की वैल्यू जो निकालेंगे तो क्या आने वाली है 5। तो हमारे पास जो x की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी 5। उम्मीद है यहां तक आपको क्वेश्चन बहुत इजी से समझ आया होगा। एक बार दोबारा मैं रिवाइज कर देता हूं। देखिए मैंने माना चावल और गेहूं मैंने रखा, फिर मुझे दिया गया है कि जो चावल का जो मूल्य है गेहूं का 20% है। अगर मैंने गेहूं का मूल्य 5 है, जब हमने परसेंटेज इसकी 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है, अगर मेरे पास गेहूं की मूल्य 5x रुपीज है तो चावल का कितना होगा x रुपीज। चावल मुझे खरीदने 25 किलो, गेहूं मुझे खरीदने 9 रुपए। तो यहाँ से मैंने जब निकाला तो ये इसका मतलब 45x जो मेरे पास खर्चा है वो मेरे पास चावल पे हो रहा है, सॉरी गेहूं पे हो रहा है। और 25 इंटू एक्स, तो 25x जो मेरे पास खर्चा है वो मेरा चावल पे हो रहा है। तो जब मैं दोनों को जोड़ूंगा तो 350 रुपीज खर्च हो रहे हैं, तो मैंने लिख दिया। तो यहाँ से x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 5। अब देखिए आगे सोल्व करते हैं। देखिए हेलो, देखिए तो यहां मैंने लिखा था चावल और यहां मैंने लिखा था गेहूं। देखिए तो मेरे पास x की वैल्यू 5 आई, यहां पर मेरे पास x था, यहां पर मेरे पास क्या था 5x। तो यानी कि मैं 5 रुपए प्रति किलोग्राम तो क्या खरीद रहा हूं, चावल खरीद रहा हूं। और 5 जब 25 रुपीज के मैं क्या खरीद रहा हूं, 25 रुपए पर केजी में क्या खरीद रहा हूं, चावल खरीद रहा, सॉरी गेहूं खरीद रहा हूं। तो देखिए आगे कह रहा है यदि गेहूं का मूल्य 20% बढ़ा दिया जाए, यानी अभी जो मैं 25 रुपए पे कर रहा हूं उसकी जगह में अगर 20% बढ़ा दूं, तो देखिए 25% से जब 20% निकालेंगे तो वो निकल कर आएगा 5 रुपए। यानी कि पहले 25 रुपए गेहूं थे, अगर मैं उसे 5 रुपए बढ़ा दूं तो कितना हो जाएगा 30 रुपए। यहां तक आपको समझ में आ गया। चलिए देखते हैं। तो गेहूं का जो नया मूल्य वो होने वाला है वो कितना होने वाला है 30 रुपए। गेहूं का नया मूल्य कितना होने वाला है 30 रुपए। बढ़ा दें तब चावल की खपत में परसेंट कमी ज्ञात करो कि खर्च पूर्व के समान हो। यानी खर्च मुझे कितना करना है 350 रुपए ही खर्च करना है। खर्च मुझे कितना करना है 350 रुपए। देखिए चावल कितना खरीद रहा था 9 किलो, गेहूं कितना खरीद रहा था 25 किलो, ठीक है। तो अगर मैं 25 किलो 30 रुपए के भाव से गेहूं खरीदूंगा, अगर 30 रुपए पर केजी के भाव से 25 किलो गेहूं खरीदूंगा तो कितने रुपए के हो जाएंगे वो 25 किलो चावल खरीद, सॉरी 25 किलो तो हम चावल खरीद रहे हैं, यहाँ 25 आएगा और यहाँ 9 आएगा, ठीक है। देखिए अगर मैं 30 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से अगर 9 किलो गेहूं खरीदूंगा तो कितने के हो जाएंगे वो 270 रुपीज। कितने के हो जाएंगे 270 रुपीज। अब उसके बाद कह रहा है कि मुझे चावल के मूल्य में कमी कितनी करनी है। लेकिन चावल का जो मूल्य है ना वो स्थिर होना चाहिए। चावल का जो मूल्य है स्थिर होना चाहिए कि अगर 5 रुपए प्रति किलोग्राम आ रहे हैं तो 5 रुपए प्रति किलोग्राम ही आएंगे। तो देखिए अगर मुझे मूल्य में परिवर्तन नहीं करना तो क्वांटिटी में परिवर्तन करना पड़ेगा, और वही पूछा है कि खपत में प्रतिशत परिवर्तन कितना करना पड़ेगा। तो देखिए 270 रुपए तो यहाँ हो गए, वो खर्च मुझे कितने करने हैं 350, तो 270 तो वहीं खर्च हो गए। तो मेरे पास बचेंगे कितने 15 में से 7 गए 8, यानी मेरे पास 80 रुपए बचे हैं। हम 80 रुपए में 5 किलोग्राम के हिसाब से कितने चावल खरीद पाऊंगा। तो आप कहेंगे सर 80 में आप किसका डिवाइड दीजिए 5 का। तो यहां से निकल कर आया 16 किलो में क्या खरीद रहा हूँ चावल। तो जहां मैं 25 किलो खरीद रहा था वहां अब मैं कितने खरीद पा रहा हूँ 16। तो आप कहेंगे कितने की आपने कमी कर दी। तो मैं कहूंगा सर मैंने 25 में से जब मैं 16 घटा रहा हूं तो मैंने कितने की कमी कर दी 9 की कमी कर दी। यानी कितने की 9 किलोग्राम में कम खरीद रहा हूँ। कितने पैसे, यानी पहले मैं 25 खरीद रहा था तो अब 9 खरीद रहा हूँ, तो प्रतिशत परिवर्तन कितना हो रहा है 9/25 मल्टीप्लाई बाई 100। सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9 चौक 36% क्या कर रहा हूं मैं चावल की उस खपत में कमी कर रहा हूं। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। नहीं तो एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूं। देखिए
एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ। चलिए देखते हैं, हम शुरू से लिख लेते हैं एक बार कि मैंने जो 25 किलो चावल खरीद रहा था, और 9 किलो में क्या खरीद रहा था, गेहूं खरीद रहा था। मुझे कहा गया था कि जो मेरी गेहूं की, चावल की जो मूल्य है वो गेहूं का 1/5 है, यानी कि अगर 5 गेहूं है, 5x गेहूं है, तो चावल कितना है, x है। अगर मैंने 9×5 45x रुपए के अगर मैंने गेहूं गेहूं खरीदे प्लस 25x के मैंने चावल खरीदे, तो मेरा जो टोटल मूल्य है वो 350 हुआ। जब मैंने यहाँ से सोल्व किया तो 70x + 350, तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 5। यानी कि मैं, मेरे पास 5 रुपये प्रति किलोग्राम तो क्या आ रहे हैं, चावल, और 5×5 = 25 प्रति किलोग्राम क्या आ रहा है, गेहूं आ रहा है। अब कह रहा है कि यदि मैं गेहूं की कीमत में 25% वृद्धि कर दूं, गेहूं की कीमत में मैं क्या कर दूं, 25% की वृद्धि। तो देखिए 25 के अंदर जब आप 25% की वृद्धि करेंगे, 25 रुपए में जब आप 20% की वृद्धि करेंगे, तो 25 का 20% कितना होता है, 5 रुपए। यानी ये 25 में 5 ऐड कर देंगे तो नया जो मूल्य है वो कितना हो जाएगा, 30 रुपए। अब मैं अगर 30 रुपए में 9 किलो गेहूं खरीदूंगा, यानी पर केजी के हिसाब से, तो 9×3 = 27, यानी 270 तो मेरे पास गेहूं के हो गए। अब कह रहा है कि मुझे 300 रुपए, 350 ही खर्च करने हैं, तो मैं कितने किलो चावल ले पाऊंगा। तो देखिए 27, 270 जब उधर जाएंगे तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80 रुपए। यानी मुझे 80 रुपए ही खर्च करने हैं चावल पर। तो और चावल की 1 केजी की मूल्य कितनी रखनी है, 5। यहाँ लिखा हुआ है कि चावल का जो मूल्य है स्थिर रखना है, तो मैं 5 रुपए में 80 के हिसाब से कितने चावल खरीद पाऊंगा, तो आप कहेंगे 16 किलो। लेकिन मैं पहले कितने खरीद रहा था, पहले 25 किलो। तो अब जो प्रतिशत परिवर्तन होगा वो 25 में से 16 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 9 किलो। तो 9 किलो कितने पे, 25 पे गुणा 100। तो यहाँ से आप कहेंगे कि सर 36% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे समझ आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये उसी का ही पार्ट है। देखिए, किसी फैक्ट्री में काम की मात्रा 50% बढ़ जाए तो आदमियों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि कम पूर्व निर्धारित कि काम जो है यहाँ पर क्या आएगा, काम काम पूर्व निर्धारित समय में ही पूरा कर लिया जाए, तथा नए मजदूरों की कार्य क्षमता पुराने वाले से 25% अधिक है। देखिए क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ एक बार फिर से, कि कोई फैक्ट्री है, अगर उसके अंदर काम बढ़ जाता है, अगर एक फैक्ट्री में काम बढ़ जाता है, तो देखिए मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए मेरे पास वर्कर हैं, कोई आदमी अपनी जितनी क्षमता से कार्य करता है वो कार्य उतना ही जल्दी और उतने ही अनुपात में काम पूरा होता है। देखिए अगर मैं, मेरे पास वर्कर हैं, अगर उनकी एफिशिएंसी यानी कि क्षमता को मल्टीप्लाई करूंगा, तभी तो जो मेरा वर्क है वो होने वाला है। यानी अगर मैं अकेला आदमी एक दिन में 2 दीवार बना सकता हूं, तो मेरी जो एफिशिएंसी वो कितनी आ जाएगी, 2 दीवार प्रति दिन। तो यानी कि जो मैं वर्कर हूं, मेरी जो एफिशिएंसी 2 दीवार प्रति दिन है, तो जहां पर ये वर्क जो टोटल होगा वो एक दिन के अंदर 2 दीवार ही बन पाएंगी। लेकिन अगर मैंने मेरे जैसे ही एक साथी को ले लिया, तो 2 दीवार वो बनाने वाला है, 2 दीवार मैं बनाने वाला हूं, तो टोटल वर्क कितना होने वाला है, 4 दीवार। तो मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं कि जो वर्कर होंगे और उनकी एफिशिएंसी का जो टोटल होगा वही हमारा क्या होने वाला है, वर्क। तो देखिए ये कह रहा है कि काम की मात्रा 50% बढ़ा दी जाए, यानी 50% काम बढ़ गया है। मान लीजिए पहले काम कितना हो रहा था, 100 हो रहा था, तो वो 50% बढ़ाने से कितना हो पा रहा है, 150 हो पा रहा है। ठीक है, आपको मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे समझ आ रहा होगा कि पहले जहां काम 100 हो रहा था वहां कितना हो रहा है, 150। उसके साथ साथ कह रहा है कि जो नए मजदूर आए उनकी कार्य क्षमता पुराने वालों से 25% अधिक है। यानी कि जो पुराने वाले, जैसे 25% की हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो ये आने वाली है 1/4। यानी कि पहले अभी जो मजदूर हैं उनकी जो कार्य क्षमता 4 है, और जो नए मजदूर आएंगे उनकी इनसे 1 ज्यादा, यानी कि कितनी है, 5 है।
उम्मीद है ये आपको समझ आ रहा होगा कि 25% ज़्यादा का अर्थ है जो अभी मजदूर है उनकी कार्य क्षमता 4 है, तो जो आगे मजदूर आएंगे उनकी कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 4 और 1 5। तो देखिए पूछा क्या गया है, पूछा गया है तो कितने प्रतिशत की वृद्धि करूं, यानी अभी मेरे पास जो मजदूर है उनमें कितने प्रतिशत मजदूर मैं और जोड़ दूं। तो देखिए अगर यहाँ एफिशिएंसी में रखता हूं, मान लीजिए यहाँ जो अभी की एफिशिएंसी है वो 4 है और बाद वालों की जो एफिशिएंसी वो कितनी है 5x है। तो देखिए ये 4x के हिसाब से 100 काम करेंगे तो मजदूर कितने होने चाहिए भाई, मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर एक व्यक्ति की एफिशिएंसी 4 है और अगर वो किसी काम को यहां पर मैं कितना रखूं कि 4 एफिशिएंसी की मदद से वो 100 काम कर पाएगा, यानी मैंने आपको बताया था वर्कर की एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करके ही क्या निकल के आएगा वर्क। तो यहां मैं वर्कर कितने रखूं कि वो 4 एफिशिएंसी से 100 काम पूरा कर दें। तो देखिए 100 काम हो रहा है कितनी एफिशिएंसी से 4x, 4 की जो एफिशिएंसी से वो काम कर रहे हैं, तो वर्कर कितने होने चाहिए 25, यानी कि 25 जो वर्कर हैं वो काम करेंगे, एक की जो एफिशिएंसी है वो 4 होगी, तो वो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा 25 इंटू 4, यानी कि एक वर्कर की वैकेंसी एफिशिएंसी अगर 4 है और वो काम को 100 दिन में कर रहे हैं तो वर्कर कितने होंगे, समझ में आ रहा है कि अगर मेरे पास 25 वर्कर हैं, अगर एक वर्कर की एफिशिएंसी 4 है तो वो टोटल कितने दिन में काम कर देंगे 25 गुना 4। तो यहाँ 25 मैंने कैसे निकाला, देखिए इसका मतलब है कि ये जो मेरे पास 4x आया ये एक वर्कर की एफिशिएंसी है, अगर एक की 4 है तो 100 काम कितने दिन में पूरा करेंगे, तो इसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे वर्कर की संख्या कितनी आने वाली है 25। तो देखिए अब कह रहा है कि जो काम है वो बढ़ गया 50%, 150 काम हो गया। तो देखिए जो 25 वर्कर हैं, जो 25 वर्कर हैं ये 4 की एफिशिएंसी से ही काम करेंगे, 4 की एफिशिएंसी से काम करेंगे तो काम कितना पूरा कर देंगे 100 काम पूरा कर देंगे। लेकिन अभी बचे कितने हैं 50 काम बचा हुआ है, 50 काम क्या हुआ है बचा हुआ है। तो देखिए ये 25 वर्कर ने 4 एफिशिएंसी से काम कर दिया, अब जो वर्कर जो नए वर्कर जो हम जोड़ेंगे तो उनकी एफिशिएंसी कितनी है 5, आप कहेंगे कितनी एफिशिएंसी है 5। तो देखिए वो किसी काम को कितने, मतलब अगर एक व्यक्ति की एफिशिएंसी 5 है और वो 50 काम को कर रहा है, इसका मतलब 50 काम को कितने वर्कर कर पाएंगे 10 वर्कर, तो मुझे 10 वर्कर और क्या करने पड़ेंगे बढ़ाने पड़ेंगे। तो पहले कितने वर्कर थे, पहले 25 वर्कर थे, अब मैं इसमें 10 बढ़ाऊंगा तो जो 10 है वो 25 का कितना प्रतिशत है, तो आप निकालेंगे 25 और 100, तो ये 40% वर्कर हैं। शायद ये क्वेश्चन आपको थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा होगा, इसे हम दोबारा एक बार समझते हैं। देखिए मैंने आपको बोला कि जो वर्कर होंगे वो जितनी एफिशिएंसी से काम करेंगे यानी दक्षता से काम करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही क्या होने वाला है हमारा वर्क होने वाला है। मैंने क्वेश्चन में कहा गया कि पहले अगर वर्क 100 था तो 50% बढ़कर कितना हो गया है 150। तो देखिए और साथ साथ में कहा गया है कि जो पुराने वाले वर्कर की एफिशिएंसी जो है जो नए वर्कर की एफिशिएंसी है पुराने से 25% अधिक है, तो 25% की यहाँ से निकालेंगे तो 1/4 आएगी। अगर पुराने वालों की दक्षता 4 है तो नए वालों की कितनी हो जाएगी 5, अगर पुराने वालों की 4 है तो नए वालों की कितनी हो जाएगी 5। अब यहाँ से देखिए वर्कर कैसे निकालेंगे, अगर एक आदमी 4 की दक्षता से काम कर रहा है तो वो 100 काम को कितने वर्कर के साथ पूरा करेगा। तो देखिए यहाँ पर मुझे क्या रखना पड़ेगा, वर्कर निकालने के लिए मुझे जो है वो एफिशिएंसी को डिवाइड करना पड़ेगा वर्क से, वर्क से क्या करना पड़ेगा एफिशिएंसी को डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर वर्कर कितने आएंगे 25, यानी कि 25 वर्कर जिसमें एक वर्कर की एफिशिएंसी अगर 4 होगी तो वो कितने दिन में पूरा कर देंगे, यानी कि 100 काम को वो पूरा कर देंगे। 25 वर्कर 4, हर आदमी की दक्षता कितनी होगी 4, ठीक है। तो अब देखिए ये 25 वर्कर जो होंगे 4 की ही क्षमता से कितना काम कर देंगे 100, लेकिन अब हमें कितना काम करवाना है 150, यानी 50 जो काम बचा हुआ है वो दूसरे वर्कर करेंगे और उनकी एफिशिएंसी कितनी है 5, तो ये जो वर्कर की संख्या आएगी वो कितनी आएगी
10। तो हमसे पूछा गया है कि वर्कर को हमें कितना प्रतिशत बढ़ाया। अगर 10 वर्कर हमने बढ़ाए और कितने पर बढ़ाए, पहले 25 थे, तो 25 पर अगर हमने 10% 10 वर्कर बढ़ा दिए तो प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा, तो ये 40% हमने वर्कर बढ़ा दिए। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। देखिए, एक व्यक्ति 10 मिनट में 20 पंक्तियां टाइप करता है, लेकिन प्रत्येक पंक्ति में 8% खाली स्थान छोड़ता है। एक व्यक्ति 10 मिनट में 20 पंक्तियां टाइप करता है, लेकिन प्रत्येक पंक्ति में 8% खाली जगह छोड़ता है। देखिए, मान लीजिए मेरे पास सेब हैं 100 रुपए के, केले हैं 150 रुपए और अनार हैं 80 रुपए। अगर मैंने कहा कि मैंने सेब में भी 20% की कमी कर दी, अगर मैंने 100 में से 20% की कमी करी तो मेरे पास अब कितने हो गए, 80 रुपए। 150 भी में भी मैंने कितनी कर दी, यानी केले में भी 20% की क्या कर दी, कमी कर दी। तो इसका कितना हो जाएगा, 30 रुपए कम हो जाएंगे, यानी कि अब कितने हो जाएंगे, 120 रुपए। इसी तरह मैंने यहाँ भी 20% की क्या कर दी, कमी कर दी। तो 80 का जब मैं 20% निकालूंगा तो ये आने वाला है 16। तो 80 में से 16 घटाऊंगा तो कितने बच जाएंगे, 64। ठीक है, यानी कि मैं सिर्फ एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए मेरे पास 100 रुपए के सेब हैं, 150 रुपए के केले हैं, 80 रुपए के अनार हैं। इन तीनों में मैंने 20% की क्या कर दी, कमी, 20% की कमी कर दी। तो 100 से 80 हो जाएंगे, 150 से 120 हो जाएंगे और 80 से कितने हो जाएंगे, 64। अब देखिए, जो टोटल परिवर्तन हम निकालेंगे कि टोटल कितने की कमी हुई, तो देखिए यहाँ 20 रुपए की कमी हो गई, यहाँ 30 रुपए की कमी हो गई, यहाँ 16 रुपए की कमी हो गई। वो किस पर हुई, तो सारा ये निकालेंगे। तो 100 + 80 करेंगे तो 200, सॉरी 180, और 180 में जब 50 जोड़ेंगे तो 230, 230 और 100 330, यानी जो टोटल कमी हुई है 330 रुपए पर हुई। तो कितने प्रतिशत हुई, निकालेंगे तो ये हो जाएगा 6 314 402 6, 66 की कमी हो जाएगी कितने पर, 330 पर। जब इसे हम सोल्व करेंगे तो देखिए 11 से सोल्व करेंगे, 11 3 जा 33, 11 6 जा 66 और यहाँ से करेंगे तो 20, यानी कितने प्रतिशत की परिवर्तन हुआ, 20%। मैं आपको यही चीज समझाना चाह रहा था। यदि हम सेम सेम हर वैल्यू में अगर सेम वैल्यू की परसेंटेज की कमी करेंगे तो जो हमारी ओवरऑल कमी होगी वो भी उसी वैल्यू में आएगी। यानी अगर मैंने यहाँ 20% कमी की, यहाँ भी 20% कमी की, यहाँ भी 20% कमी की, तो जो ओवरऑल जो कमी आ गई वो भी कितनी आ गई, 20%। अब यहाँ जो एक्सप्लेनेशन मैंने किया है वो इस क्वेश्चन में आपको हेल्प करने वाला है। चलिए देखते हैं कैसे। अब आप क्वेश्चन पढ़िए, 10 मिनट में 20 पंक्तियां टाइप करता है, लेकिन हर पंक्ति में 8% खाली जगह छोड़ता है। तो देखिए, अगर वो हर पंक्ति के अंदर 8% की जगह खाली छोड़ेगा तो वो पूरे जो पंक्ति, पूरा जो पेज होगा उसमें भी 8% ही खाली छोड़ेगा। जिस तरह 20-20 की कमी करने पर जो ओवरऑल कमी आई थी वो 20 ही आई थी, उसी तरह अगर हर पंक्ति में वो 8% खाली जगह छोड़ेगा तो पूरे पन्ने में भी कितनी परसेंट जगह खाली छोड़ेगा, 8% ही। तो देखिए 20 पंक्तियां टाइप कर रहा है वो, 20 पंक्ति अगर वो टाइप कर रहा है, लेकिन 8 तो खाली जगह छोड़ रहा है, तो टाइप कितना कर रहा है, 92। भाई अगर 8% वो खाली छोड़ रहा है एक लाइन में, वो 20 पंक्ति टाइप कर रहा है, अगर वो 8% जगह खाली छोड़ रहा है तो टाइप कितनी कर रहा है, 92 ही करेगा। तो 92, और वो टाइम कितना ले रहा है, 10 मिनट। 10 मिनट में वो इतना कर रहा है, तो 1 मिनट में कितना करेगा, तो वो कितना करेगा, 2 × 92%। उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब कह रहा है कि 40 पंक्तियों वाले 23 पेजों को कितने समय में टाइप करेगा यदि वह पहले का 25% अधिक स्थान छोड़ता है। तो देखिए स्थान छोड़ता है, पहले वो जो है 8 स्थान छोड़ रहा था 8%, तो वो 25% ज्यादा छोड़ेगा, तो 8 का 25% कितना आएगा, 2। इसका मतलब वो पहले अगर 8% जगह छोड़ रहा था तो अब कितनी छोड़ेगा, 10%। अब वो कितनी जगह छोड़ने वाला है,
10%। तो देखिए 40 पंक्तियों वाले 40 पंक्तियों वाले 23 पेजों को 23 पेजों को टाइप करने में वो 1 मिनट में, तो देखिए 1 मिनट का काम कितना है, 2 × 92। भाई 1 मिनट में इतना करेगा तो 40 मिनट में ये कह रहा है कि कितने समय में, तो 1 मिनट में करेगा तो इसको कितने समय में करेगा, और जगह कितनी छोड़ रहा है 10%, तो टाइप कितनी कर रहा है 90। तो सोल्व करेंगे इसे तो ये 20 बार होगा। इसको सोल्व करेंगे 23 4 जा 92, इसको सोल्व करेंगे 5। तो इसका मतलब 450 मिनट के अंदर वो जो है 40 पंक्तियों वाले 23 पेज को टाइप कर देगा। कितना टाइम लेगा, 450 मिनट। मैं एक बार फिर से इस क्वेश्चन को रिवाइज कर देता हूं। देखिए 10 मिनट में अगर 20 पंक्तियां टाइप करता है लेकिन हर पंक्ति में वो 8% खाली छोड़ता है, तो देखिए अगर वो हर पंक्ति में 8% छोड़ रहा है तो यानी जितनी भी पंक्ति वो टाइप करेगा उन सब में भी वो 8% की ही कमी करेगा। तो अगर 8% तो वो खाली छोड़ रहा है तो टाइप कितना कर रहा है 92, और 10 मिनट में कर रहा है, तो 1 मिनट में हमने जब निकाला तो 1 मिनट का हमारा काम आ गया 2 × 92%, यानी कि वो 2 पंक्ति 92% में 1 मिनट में टाइप कर रहा है वो जो, ठीक है। अब हमसे पूछा गया है कि 40 पंक्ति वाले 23 पेजों को कितने समय में टाइप करेगा, तो हम 1 मिनट के टाइम से अगर उसे डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो टोटल टाइम आ जाएगा। और यहाँ कहा गया था कि 25% अधिक स्थान छोड़ता है, तो जो 8 का हमने 25% निकाला तो वो कितना निकल कर आया 2, यानी पहले 8% जगह छोड़ रहा था तो वो कितना छोड़ेगा 10% जगह छोड़ेगा। तो अगर 10% तो खाली छोड़ेगा तो टाइप कितना करेगा 90, तो हमने 90 से तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 450 मिनट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब एक आदमी की आय 6,000 रुपये बढ़ जाती है तो आयकर की दर 18% से घटकर 15% रह जाती है, जबकि दोनों ही परिस्थितियों में 25% आय कर मुक्त है तथा दोनों ही परिस्थितियों में वह समान आय कर चुकाता है, तो उसकी आरंभिक आय ज्ञात करो। देखिए इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं। When income of a man increase by 6,000, then tax rate reduce from 18% to, यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो चुकी है इंग्लिश के अंदर, तो आप हिंदी के अंदर एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए। जब एक आदमी की मान लीजिए 6% जो है सैलरी बढ़ जाती है तो जो आयकर की जो दर है वो 18% से कितनी हो जाती है 15%। देखिए मान लीजिए किसी व्यक्ति की जो पहले आय थी वो कितनी थी x, और अब उसकी आय कितनी हो चुकी है 6,000 बढ़ चुकी है, तो 6x प्लस कितनी हो चुकी है 6,000। तो आयकर की दर 18% से घटकर, मतलब यहां अगर 18% रेट से वो आयकर दे रहा था तो यहां कितनी रेट से देगा 15% से वो रेट देगा। एक बार रुकिए, देखिए दोनों ही परिस्थितियों में 25% जो उसकी आय है वो कर मुक्त है। यहां जो है एक्स आय पर वो 18% कर दे रहा है, लेकिन जो इसकी 25% जो आय है वो कर मुक्त है, यानी उसकी 20% जो सैलरी है उसके ऊपर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लग रहा है। इसका मतलब वो 75% पर टैक्स लग रहा है। और कह रहा है कि यहाँ जो टैक्स पे कर रहा है और यहाँ जो टैक्स पर पे कर रहा है वो क्या है, परिस्थितियों में समान आय है, आयकर जो वो समान चुकाता है, यानी यहाँ पर जो टैक्स पे करेगा और यहाँ पर जो टैक्स पे करेगा वो क्या है बराबर। यहाँ पे टैक्स कितनी सैलरी पर पे करेगा, बढ़ी हुई सैलरी पर टैक्स कितना पे करेगा 15%, लेकिन 25% पर वो कोई किसी प्रकार का टैक्स पे नहीं कर रहा है, तो पे कितने पर करेगा सिर्फ 75% पर। तो देखिए यहाँ से सोल्व हो जाएंगे, 75 से 75 सोल्व हो जाएगा। अब 3 से सोल्व करेंगे तो 3 6 जा 18, 3 5 जा 15, 6x इज इक्वल टू 5x प्लस में 5 6 जा 30। तो यहाँ से जब हम इसे लेकर आएंगे तो 6x में से 5x माइनस होकर क्या हो जाएगा 30,000। इसका मतलब ये हुआ कि जो उसकी पहले वाली सैलरी थी वो कितनी थी 30,000, और पूछा भी हमसे ये गया है कि उसकी आरंभिक सैलरी क्या थी। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आदमी की आय
28,800 है। जब उसकी आय बढ़ जाती है तो आयकर की दर 12 से 10 हो जाती है। जबकि दोनों ही परिस्थितियों में 30% आयकर मुक्त है और दोनों ही परिस्थितियों में वह समान आयकर चुकाता है, तो आरंभिक आय में वृद्धि ज्ञात करो। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, बस इस बार फर्क इतना है कि हमें आय दे दी गई है जो कि कितनी है 28,800। तो हमें पहले की आय दी गई है तो हम लिखेंगे पहले और अब। तो पहले की आय कितनी है 28,800 रुपए, और अब कितनी हो जाएगी 28,800 रुपए में बढ़ जाएगी कितनी, माना x। तो कह रहा है कि यहां पर जो 12% जो टैक्स था वो अब कितना हो गया है 10%। लेकिन 30% सैलरी के ऊपर कोई किसी प्रकार का टैक्स नहीं लग रहा है, इसका मतलब 70% पर लग रहा है। तो यहाँ 28,800 का 12% से टैक्स कट रहा है, लेकिन सिर्फ 70% सैलरी पर ही लग रहा है, क्योंकि 30% पर कोई टैक्स नहीं लग रहा है। और दोनों ही आयकर जो है वो सेम चुकाता है, यानी यहाँ पर भी जो आयकर होगा वो सेम चुकाएगा। तो इस बार यहाँ आयकर जो है 28,800 प्लस इंक्रीमेंट हुई सैलरी पर चुकाएगा 10% की रेट से। लेकिन जो 30% पर है वो कोई टैक्स नहीं लगेगा, सिर्फ 70 पर ही लगेगा। तो 70 इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से कटेंगे 2 6 जा 12, 2 5 जा 10। तो जो मल्टीप्लाई करेंगे देखिए इसे सोल्व करते हैं। 6 और 0 0, 6 8 जा 48, 4 6 8 जा 48 और 4 52, 5 6 2 जा 12 और 5 17। ठीक है, यहाँ सोल्व करेंगे तो 5 से सोल्व करेंगे 5 0 5 0, 5 8 जा 40 कैरी 4, 5 8 जा 40 44 4 कैरी, 5 2 जा 10 और 4 14 प्लस 5x। अब यहाँ पे जो प्लस की वैल्यू है वो इधर आके माइनस की हो जाएगी, तो माइनस करेंगे तो 144,000, इसमें से जब माइनस करेंगे तो वैल्यू कितनी बचेगी 28,800, यानी 28,800 यहाँ पर क्या हुआ था, ये इसकी माइनस करने पर आ गई। यानी 5x की वैल्यू कितनी आई है 28,800। तो 5x की वैल्यू आ गई है 28,800। तो यहाँ पर x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे 28,800 में 5 का क्या करेंगे डिवाइड। सोल्व करने पर आएगी 5 5 5 जो 25 3, 5 7 जा 35 3, 5 6 जा 30 0, यानी x की वैल्यू हमारी आ चुकी है 5,760। यानी कि ये जो x की वैल्यू है यानी बढ़ी हुई जो सैलरी है वो कितनी है 5,760। और पूछी भी हमसे यही थी कि आरंभिक आय में वृद्धि ज्ञात करो, तो आरंभिक आय में कितनी वृद्धि हो रही है 5,760। तो ये दोनों सवाल जो थे सेम सेम ही थे, बस वहां पर हमें जो सैलरी थी वो दी नहीं गई थी, हमने लेट की थी, और यहाँ पर जो हमें सैलरी है वो दे दी गई है। तो सिर्फ इतना फर्क है, बाकी दोनों सवाल सेम है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। देखिए ये क्वेश्चन, किसी कमरे में कुछ बिल्ली तथा कुछ कुत्ते हैं। प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्किट तथा प्रत्येक कुत्ता जो बिस्कुट खा लेता है। एक बार इंग्लिश में पढ़ते हैं। There are 2 types of animal in a room. Some are cat and some are dog. Each cat takes 7 biscuit and each dog take 9 biscuit. सॉरी यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई है। देखिए बिल्ली 7 बिस्किट, 7 बिल्ली जो है वो 7 बिस्किट खाती है और कुत्ता जो है वो 9 बिस्किट खाता है। कुत्ता जो है वो 9 बिस्किट खाता है। यदि 45 जानवरों द्वारा कुल बिस्किट इतने खाए जाते हैं तो कुत्ते तथा बिल्लियों की संख्या ज्ञात करो। देखिए टाइपिंग जो मिस्टेक है उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। कोशिश करेंगे कि जो नेक्स्ट पीडीएफ तैयार हो उसके अंदर टाइपिंग मिस्टेक ना हो, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो समझने में। देखिए एक तरफ हम मान लेते हैं बिल्ली कैट और एक तरफ हम मान लेते हैं डॉग। देखिए अगर मैंने बिल्ली मानी x तो डॉग कितने होंगे 45 माइनस x, क्योंकि टोटल जानवर जो है वो 45 है। अगर मैंने बिल्ली उसमें से x मानी जो तो कुत्ते कितने होंगे 45 माइनस x। तो देखिए यदि बिल्ली जो है वो कितने बिस्किट खा रही है 7, अगर x बिल्ली 7 बिस्किट खाएगी तो टोटल कितने हो जाएंगे 7x।
और कुत्ता 9 बिस्किट खा रहा है, तो 45 माइनस एक्स कितने बिस्किट खाएंगे, 45 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाई 9। और जो टोटल इन दोनों को जोड़कर जो टोटल बिस्किट हो रहे हैं वो हो रहे हैं 355। तो यहां से हम सोल्व करेंगे तो भी एक्स की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। देखिए 7x प्लस 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 5 जा 45, 4 9 4 जा 36 और 4 40 माइनस 9x इज इक्वल टू 355। तो यहां पर बचेंगे माइनस के 2x इज इक्वल टू, ये 405 जब उधर जाएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे, माइनस 405 प्लस 355। सोल्व करेंगे तो देखिए 5 इसमें 405 में से 355 माइनस करेंगे तो 5 में से 5 गए तो 0, और 9 में से 10 में से 5 गए तो 5, यानी कि 2x की वैल्यू जो कितनी आ गई 50, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25। तो x की वैल्यू 25 आई है, यानी बिल्ली अगर 25 है तो कुत्ते कितने हो जाएंगे 45 माइनस एक्स, यानी कि 45 माइनस 25 बराबर 20। तो कुत्ते 20 हो जाएंगे और बिल्ली कितनी हो जाएगी 25। एक तो इस क्वेश्चन को करने का ये मेथड है, ये बेसिक मेथड है। इस मेथड से क्या हमें क्वेश्चन करने में थोड़ा टाइम जरूर कंज्यूम हो सकता है, लेकिन आंसर हमारा जो है वो बिल्कुल परफेक्ट आएगा। चलिए अब क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से करना सीखते हैं। यहां हमने लिख लिया कैट और यहां हमने लिख दिया डॉग। अब कह रहा है जो बिल्ली है वो 7 बिस्किट खाती है। बिल्ली कितने बिस्किट खाती है, बिल्ली जो है वो 7 बिस्किट खाती है। तो बिल्ली अगर 7 बिस्किट खाती है, कुत्ता 9 बिस्किट खाता है, तो देखिए मैं इसे इस प्रकार लिख सकता हूँ 7 प्लस 2 यानी कि 9। इसका मतलब यह है कि जो 7 बिस्किट बिल्ली भी खाती है और 7 बिस्किट कुत्ता भी खाता है। अगर मैं मान लूं कि दोनों मेरे पास जो जानवर हैं वो 7 ही बिस्किट खाते हैं, तो टोटल जो जानवर है 45, तो ये कितना बिस्किट खाएंगे 7 5 जा 35, 3 7 4 जा 28 और 3 31, यानी टोटल बिस्किट कितने हो जाएंगे 315। यानी अगर मेरे पास 7 ही कुत्ते, यानी कुत्ता भी 7 बिस्किट खाए और बिल्ली भी 7 बिस्किट खाए तो 315 बिस्किट खाए जाते हैं, लेकिन जो टोटल बिस्किट खाए गए हैं वो कितने खाए गए हैं 355। तो इसका मतलब जब माइनस करेंगे तो 40 बिस्किट ज़्यादा खाए गए हैं। और ये 40 बिस्किट कौन ज़्यादा खा रहा है, तो ये जो 2 कुत्ते बच्चे हैं ये 40 बिस्किट ज़्यादा खा रहे हैं। तो 2 की वैल्यू 40 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20, यानी मेरे पास कुत्ते कितने आ गए हैं 20 कुत्ते आ गए हैं। देखिए यहाँ से भी जो कुत्तों की वैल्यू आई थी वो 20 ही आई थी, और यहाँ पर भी जो कुत्तों की वैल्यू आई है 20 आई है। जो टोटल 45 है और 45 में से 20 माइनस कर देंगे तो मेरे पास कैट कितनी आ जाएगी 25। तो 2 मेथड मैंने आपको क्वेश्चन करने के बता दिए। आपको जो मेथड इजी लगा हो, जो अच्छे समझ में आया हो, उस मेथड से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सेम क्वेश्चन है। किसी चिड़ियाघर में कुछ खरगोश तथा कबूतर हैं। कल सिरों की संख्या, टाइपिंग मिस्टेक बहुत ज्यादा हो गई है, कुल सिरों की संख्या 280 तथा कुल पैरों की संख्या 820 है। कुल कबूतरों की संख्या ज्ञात करो। इन ए जू देयर आर रैबिट्स एंड पिजन्स। इफ द हेड्स आर काउंटेड देयर आर 280 एंड इफ लेग्स आर काउंटेड देयर आर 820। हाउ मेनी पिजन्स आर देयर। देखिए टाइपिंग में जो मिस्टेक है उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। कल से जो पीडीएफ तैयार होगी उन्हें मैं एक बार फिर से रीचेक कर लूँगा, ताकि जो भी मिस्टेक हो उन्हें पहले से ही करेक्ट करवा लिया जाए। देखिए एक चिड़ियाघर है, वहाँ पर कुछ खरगोश हैं यानी कि रैबिट हैं, कुछ कबूतर हैं यानी पीजन्स हैं। अगर सिरों की संख्या गिनी जाए तो 280 होंगे। अगर मैं सिर गिन रहा हूं तो 280 होंगे, लेकिन अगर मैं पैर गिन रहा हूं तो 820 हैं। अब ये हम अच्छे से जानते हैं कि जो हमारा पिजन होता है उसके कितने पैर होते हैं 2, और जो हमारा रैबिट होता है उसके कितने पैर होते हैं 4। तो देखिए मैं इस 4 को कैसे लिख सकता हूं 2 + 2 लिख सकता हूं। अब देखिए मान लीजिए कि मेरे पास जो भी जानवर हैं उन सभी के कितने पैर हैं 2। कितने पैर हैं 2। तो देखिए सिर तो चाहे कुत्ता हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे खरगोश हो और चाहे कबूतर हो, सिर तो सबके एक होगा। तो देखिए अगर 280 सिर हैं यानी 280 टोटल जानवर हैं,
और हर एक जानवर के 2 पैर हैं, तो टोटल पैर कितने होंगे 560। यानी कि अगर मेरे पास दोनों जानवरों के 2 2 पैर होते, मेरे पास टोटल पैर कितने होने चाहिए 560, लेकिन टोटल पैर कितने हैं 820। तो ये जो ज्यादा पैर आ रहे हैं, कितने ज्यादा पैर आ रहे हैं, तो यहां से हम निकालेंगे 260। 260 ज्यादा पैर आ रहे हैं। अभी 260 ज्यादा पैर किन की वजह से आ रहे हैं, तो ये जो 2 रैबिट हैं इनकी वजह से क्या आ रहे हैं 260 ज्यादा। तो जो रैबिट की वैल्यू आ जाएगी वो 2 बराबर 260, तो 1 बराबर 130। यानी मेरे पास जो खरगोश हैं वो कितने हो जाएंगे 130। लेकिन पूछा मुझसे कबूतर के बारे में क्या है, तो 280 जो टोटल सिर हैं उसमें से अगर 130 खरगोश होंगे तो 280 में से जब हम 130 को माइनस करेंगे तो वो होने वाला है 150। तो पिजन्स की जो संख्या है मेरे पास कितनी आ जाएगी 150। उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन और जो हमने पीछे क्वेश्चन किया था बिल्कुल सेम क्वेश्चन थे। चलिए देखते हैं। किसी शहर की जनसंख्या 6000 है। यदि पुरुषों की संख्या 5% तथा महिलाओं की संख्या 9% बढ़ा दी जाए तब नई जनसंख्या 6500 हो जाती है। पुरुषों तथा महिलाओं की संख्या ज्ञात करो। पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 6000। इफ मेल्स आर इंक्रीज बाई 5% एंड फीमेल आर इंक्रीज बाई 9%, देन पॉपुलेशन विल बिकम 6500 आफ्टर 1 ईयर। फाइंड द नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए, किसी शहर की जनसंख्या 6000 है। एक टाउन है, एक सिटी है, उसकी जो पॉपुलेशन है वो कितनी है 6000। अब इस 6000 जो पॉपुलेशन उसमें 2 कैटेगरीज है, मेल की और फीमेल की। अब कह रहा है यदि पुरुषों की संख्या 5% में बढ़ा दूं, पुरुषों की संख्या में कितनी बढ़ा दूं 5% में बढ़ा दूं। तो देखिए इसको हम एक बार बेसिक मेथड से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मेरे पास जो पुरुष हैं वो कितने हैं x है, और जो मेरे पास महिलाएं हैं वो कितनी है, मेरे पास टोटल 6000 है। अगर उसमें पुरुष 6 होंगे मतलब x होंगे तो फीमेल कितनी हो जाएगी 6000 माइनस x। तो देखिए अगर मैं पुरुषों की संख्या 5% बढ़ा रहा हूं तो यानी कि x का 5% प्लस फीमेल में मैं कितनी वृद्धि कर रहा हूँ 9%। तो फीमेल के अंदर मैं 9% की वृद्धि कर रहा हूँ, ये फीमेल है, इसका मैं 9%। तो जो मेरे पास टोटल जो वृद्धि होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए भाई, पहले अगर 6000 था और बाद में 6500 हो गया तो कितना वृद्धि हो रहा है 500। एक तो ये मेथड है जिससे आप मेल और फीमेल का नंबर निकाल सकते हैं, लेकिन हम इस मेथड से ना करके हम दूसरे मेथड से करेंगे। देखिए यहां पर हमने मान लिया मेल और यहां मान लिया फीमेल। देखिए कह रहा है कि जो मेल की संख्या में 5% वृद्धि कर दी जाए, पुरुषों में 5%, महिलाओं में 9। अगर पुरुषों में मैं 5 कर रहा हूं महिलाओं में 9, तो मैं क्या इसे ऐसे लिख सकता हूं 5 + 4। आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी मेल में भी अगर 5% की वृद्धि हो रही है और फीमेल में भी 5% वृद्धि हो रही है, यानी ओवरऑल जनसंख्या में कितनी वृद्धि हो रही है 5%। तो हमारे पास ओवरऑल जो हमारी पॉपुलेशन वो कितनी है 6000। अब 6000 में हमें 5% की वृद्धि करनी है, यानी 5% निकालेंगे तो कितना आने वाला है इसका 300। अगर मैं मेल में भी और फीमेल में दोनों में 5-5% वृद्धि कर रहा हूं तो मेरे पास 300 आ रहे हैं। तो बचे कितने जो एक्स्ट्रा भाई, वैसे तो वृद्धि टोटल कितनी हो रही है 500 की, यहां देख रहे हैं आप भाई 6000 थे 6500 हो गए, तो 6500 में से 6000 अगर मैं माइनस करूं तो ओवरऑल वृद्धि कितनी हो रही है 500 की। लेकिन मैं कह रहा हूं अगर मैंने 5% ही मेल को बढ़ाया होता और फीमेल को भी 5% बढ़ाया होता तो वृद्धि कितनी होगी होती 300 की। तो ये जो 300 में से जो 200 बचे हैं, ये 200 वृद्धि हो किसकी वजह से रही है, ये 200 वृद्धि इन 4% महिलाओं की वजह से हो रही है। अगर 4% की वैल्यू दे रखी है 200 रुपए, 200 वृद्धि, तो एक की कितनी हो जाएगी 50। तो यानी कि महिलाएं जो मेरे पास आने वाली है वो कितनी आ जाएंगी 5000। तो 6000 में से जो फीमेल होंगी वो कितनी होंगी 5000, और जो मेरे पास जो मेल होंगे वो कितने होंगे 1000। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि अगर मेल में भी मैंने 5% की वृद्धि कर दी, फीमेल में भी अगर मैंने 5% की वृद्धि कर दी, तो ओवरऑल में 300 की वृद्धि होनी चाहिए, लेकिन हो कितने की रही है 500 की। तो जो 200% ज्यादा बढ़ रहे हैं वो इन 4% की वजह से बढ़ रहे हैं। तो अगर 4% की वैल्यू 200 है तो एक की 50 आएगी, और 100 यानी फीमेल की हमें निकल कर आ गई 5000, और मेल की कितनी आ गई 1000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
बिल्कुल सेम पैटर्न पर सेम क्वेश्चन है। किसी शहर की जनसंख्या वर्तमान में 5,000 है सॉरी। यदि पुरुष 6% तथा महिलाएं 14% वृद्धि हो जाए तब एक साल बाद शहर की जनसंख्या 5540 हो जाती है। पुरुषों की संख्या ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम पैटर्न पर सेम क्वेश्चन है, सिर्फ डिजिट चेंज है। तो हम सेम मेथड से इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे कि एक तरफ हमने लिख लिया मेल, एक तरफ हमने लिख लिया फीमेल। अगर मेल में 6% की वृद्धि हो रही है यानी 6%, और अगर फीमेल में 14% की वृद्धि हो रही है तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 6% प्लस 8%। तो देखिए अगर मैंने मेल में भी, सबसे पहले हम देखेंगे कि पहले की जनसंख्या 5000 है और बढ़कर वो जनसंख्या कितनी हो गई 5440। तो यहां वृद्धि देखते हैं सबसे पहले कितने की हुई है, 5540, 5540 ठीक। तो यानी कि 540 की क्या हो गई है टोटल वृद्धि। यहां तक हमने देखी। अब हम देख रहे हैं कि अगर मैंने मेल में भी 6% की वृद्धि करवा दी होती, फीमेल में भी अगर मैंने 6% की वृद्धि हुई होती, तो जो ओवरऑल जनसंख्या है उस पर भी कितने की वृद्धि हुई होती, 6% की। तो 5000 पे अगर 6% की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी आ जाएगी, 300। 300 की क्या होती वृद्धि। लेकिन वृद्धि 540 की हो रही है, इसका मतलब जो इनका डिफरेंस आता है 240, वो वृद्धि किसकी वजह से हो रही है, ये 8% की वजह से हो रही है। जो फीमेल बढ़ रही है 8% एक्स्ट्रा। तो अगर 8% की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है 240, तो जो हमें फीमेल की जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी 8 3 जा 24 यानी 3000। यानी कि इस 5000 में से जो फीमेल है वो कितनी है 3000 और जो मेल है वो कितने हैं 2000। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा क्योंकि जो पिछला क्वेश्चन था वो भी सेम पैटर्न पर ही था। चलिए देखते हैं कि नया क्वेश्चन। किसी गांव की जनसंख्या 9600 है यदि पुरुषों की जनसंख्या में 8% तथा बैलों की संख्या, सॉरी बैल नहीं है ये महिलाओं की संख्या है, माफ कीजिएगा टाइपिंग में काफी मिस्टेक हो रखी है इस पीडीएफ में, तो बैलों की संख्या लिखा गया महिलाओं की संख्याओं की जगह। तो यहाँ जो महिलाएं जो है वो बुरा ना माने, जो हमारी बहनें वो बुरा ना माने, वो गलती से थोड़ा टाइप हो गया, तो बैलों ना आया, महिलाएं हैं वो। तो महिलाओं की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हो तब जो जनसंख्या है वो 10,072 यहाँ पर जो एक जीरो भी एक्स्ट्रा लग चुका है, यहाँ 10,272 है। टाइपिंग इस पीडीएफ के अंदर बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो गई है, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से कि जो टाइपिंग मिस्टेक है उसको मैं करेक्ट करवा कर ही ये पीडीएफ अपलोड करवाऊंगा, और आगे की जो क्लास होंगी उसके अंदर टाइपिंग पे मेन जो फोकस रखा जाएगा। देखिए यहाँ भी वही बात हो रही है कि जो मेल है और फीमेल है, कह रहा है कि पुरुषों की जनसंख्या में 8% और महिलाओं में 5%। मान लीजिए मैंने महिलाओं में भी 5% की वृद्धि हो रही है और पुरुषों को मैं क्या लिख देता हूँ 5 + 3, तब भी 80 होगा। अगर मान लीजिए यहाँ भी 5% की वृद्धि हो रही होती है, यहाँ भी 5% की वृद्धि हो रही, तो ओवरऑल जनसंख्या कितनी है मेरे पास 9600। 9600 पर कितने की वृद्धि हो रही होती 5 की। तो सोल्व करेंगे तो ये आने वाला है 5 6 30 3 9 5 45 48 यानी 480 की वृद्धि आने वाली है। लेकिन एक्चुअल वृद्धि कितने की हो रही है, एक्चुअल वृद्धि हो रही है 10,272 बढ़ गए हैं कितने में 9600 में। तो जो एक्चुअल वृद्धि हो रही है वो कितने की हो रही है 672 की। तो यहां पर वृद्धि होनी चाहिए 480, अगर मैं दोनों को 5% इंक्रीज करवाता हूं, लेकिन एक्चुअल वृद्धि हो रही है 272 सॉरी 672। तो ये जो डिफरेंस है ये कितने का आने वाला है, देखिए जो 152 का जो डिफरेंस आ रहा है ये किसकी वजह से आ रहा है 152 ही आएगा ना, 2 17 5 सॉरी 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 देखिए 2 17 में से 8 गए 9 और ये 1 यानी कितने का आ रहा है 192 का डिफरेंस आ रहा है। इस 3% की वजह से ये डिफरेंस 192 आ रहा है। तो अगर 3% की वैल्यू जो है 192 है तो जो हमारी मेल जो होंगे वो कितने हो जाएंगे 3 6 18 3 4 12 यानी मेल जो होंगे वो कितने हो जाएंगे 6400। और हमसे पूछा क्या गया है पुरुषों की जनसंख्या, तो मेल की जनसंख्या कितनी आ जाएगी 6400। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये जो 3 क्वेश्चन थे ये सेम टू सेम पैटर्न पर ही आधारित थे। बस अभी हमारे जो लास्ट क्वेश्चन है कुछ इनको और हम कंप्लीट कर देते हैं। देखिए कोई विद्यार्थी 25% अंक लाता है
तथा 210 अंकों से फेल हो जाता है। यदि 55% अंक लाए तो 240 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। तो उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात करो। इफ स्टूडेंट स्कोर 25% मार्क्स देन ही फेल्ड बाय 210 मार्क्स, बट इफ ही स्कोर 55% मार्क्स देन ही पास्ड विद 240 मार्क्स। देखिए कहना चाह रहा है कि कोई विद्यार्थी है, अगर वो बेचारा 25% अंक लाता है तो 210 अंकों से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। अगर 25% अंक वो ले आता है तो 210 अंकों से वे फेल हो जाता है। लेकिन अगर वही विद्यार्थी 55% अंक ले आता है तो 240 अंक ज्यादा आ जाते हैं उसके। समझ रहे हैं आप मेरी बात? अगर मैं 25% अंक ला रहा हूं तो मैं फेल हो जाता हूं 210 अंक से, यानी कि पास होने में कितने की कमी रह जाती है, 210। अगर मान लीजिए 25% के साथ साथ इसे 210 अंक मिल जाते तो क्या हो जाता, ये पास हो जाता। दूसरा कह रहा है कि अगर मेरे 55% अंक आ रहे हैं, मैं लेके आ रहा हूं, तो 240 अंक ज्यादा हैं, मतलब उत्तीर्ण तो मैं हो चुका हूं, ज्यादा है मुझे मेरे कितने, 240। अगर इसमें से मैं 240 माइनस भी कर दूं तब भी मैं क्या रहने वाला हूं, उत्तीर्ण। क्योंकि वो कह रहा है कि 240 अंकों से आप क्या हो जाते हो, उत्तीर्ण हो जाते हो। तो देखिए यहां भी वो बच्चा पास हो गया, यहां भी वो बच्चा पास हो गया, इसका मतलब ये दोनों की वैल्यूज क्या हो जाएंगी, बराबर। दोबारा समझ लीजिए, अगर 25% में उसके जो 210 कम है, अगर मैं वो जोड़ दूं तो ये पास हो जाएगा। अगर इस 55% में ये 240 ज्यादा जो इसने लिए अगर मैं माइनस कर दूं तो भी पास ही है, दोनों वैल्यूज बराबर हो जाएंगी। तो देखिए उधर भेजूंगा तो 55% इधर है, ये माइनस के हो जाएंगे 25% इज इक्वल टू जो 210 प्लस के हैं और ये 240 इधर आके कितने हो जाएंगे, प्लस के। तो यहाँ से हम सोल्व करेंगे, मिला हमें 450, और यहाँ से हमने सोल्व किया तो हमें क्या मिला, 30%। इसका मतलब जो 30% है वो किसके बराबर है, 450 के। तो परसेंट वैल्यू टोटल कितनी होती है, 100। तो हमें 100 की वैल्यू क्या निकालनी है, हमें उत्तीर्ण प्रतिशत निकालना है। तो उत्तीर्ण प्रतिशत क्या है, 100, तो हमें 100 की क्या निकालनी है, वैल्यू। सोल्व कर लेंगे, 3 से काटेंगे तो 15, तो यानी कि वो टोटल जो उत्तीर्ण प्रतिशत थे, उत्तीर्ण जो वो कितना हो जाएगा, 1500 नंबर तो टोटल, सॉरी 1500 नंबर का तो पेपर है हमारा। हमसे क्या पूछा गया, उत्तीर्ण प्रतिशत। तो देखिए उत्तीर्ण प्रतिशत अगर पूछा जाए तो क्या कैसे निकालेंगे, देखिए 25% वो उसको नंबर मिल रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहा है, 210 नंबर से फेल हो रहा है, ठीक है। 25% अंक लाकर भी वो किससे जो है फेल हो रहा है, 210 नंबर से। तो 1% नंबर, देखिए 30% हमें वैल्यू दी गई है 450 की, तो 1% की वैल्यू कितनी आ रही है, 1% की वैल्यू आ रही है हमारे पास 15। कितनी वैल्यू आ रही है, 15, यानी 1% बनने वाला 15 नंबरों से। तो जो ये 210 है, ये जो 210 है ये कितने नंबर से बने होंगे, तो 15 से डिवाइड देंगे, यानी कितनी परसेंट आएगी इससे, 15 से सोल्व करेंगे, 15 एकम 15, बचेंगे कितने, 6, 15 चौक 60, यानी 14%। क्या, 14% नंबर बन रहे हैं, 14% बन रहे हैं 210 नंबरों से। अगर 1% बन रहा है 15 से, तो इसे 15 से डिवाइड करेंगे, 15 1 जा 15, बच गया 6, 15 4 जा 60। तो देखिए 25% तो ये है और 14% ये, 25% ये और 14% ये, यानी कि जो पासिंग परसेंटेज मार्क्स है वो कितने होने चाहिए, 39%। एक बार फिर से इसको देख लीजिए आप, एक जो विद्यार्थी है वो 25% अंक लाकर 210 से फेल हो रहा है, और वही विद्यार्थी जो है 55% अंक लाकर 240 ज्यादा ला रहा है। अगर मैं इसको 210 नंबर दे दूंगा तो ये क्या बच्चा पास हो जाएगा, आप कहेंगे हाँ, अगर इसको 210 नंबर मिल गए तो ये क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। और अगर मैं इसमें से 240 माइनस कर दूं तब भी ये बच्चा पास ही रहेगा, फेल थोड़ी ना हो जाएगा, आप कहेंगे बिल्कुल पास ही रहेगा। तो देखिए इसे सोल्व करेंगे तो ये 55 को ये 25 जो होंगे माइनस के हो जाएंगे, परसेंट है ये, और इधर जो है ये 210 जो प्लस के हैं और ये 240 उधर से आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। तो यहाँ इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 450, और यहाँ से सोल्व करने पर हो जाएगा 30%। तो 30% की वैल्यू आ गई 450। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 450 बाई 100, 450 बाई 30, तो ये वैल्यू आ गई 15। इसका मतलब 15 नंबरों से 1% बन रहा है। अगर आप 15 नंबर लाएंगे तो आपको कितने परसेंट बनेंगे, 1। लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है टोटल परसेंट। तो देखिए
210 नंबर से कितना परसेंट बनेगा, 210 नंबर से कितना परसेंट बनेगा, तो निकालने के लिए 15 से डिवाइड देंगे, तो ये कितना परसेंट बनेगा, 14%। इसका मतलब 25% तो ये ला रहा था, और अगर इसे 14% और मिल जाते, इसका मतलब कितने हो जाते, 39%, तो ये बच्चा क्या हो जाता है, पास। इसका मतलब पासिंग परसेंटेज मार्क्स जो है, पासिंग परसेंटेज मार्क्स जो है वो कितने होने वाले हैं, 39%। और आपसे पूछा जाए टोटल नंबर कितने, टोटल पेपर नंबर कितने का था, तो वो हमने निकाला 1500 का था। चलिए देखते हैं। एक विद्यार्थी 36% अंक लाता है तथा 32 अंक से फेल हो जाता है। यदि वह 48% अंक लाता है तो 64 अंकों से पास हो जाता है। उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात करो। देखिए बिल्कुल सेम पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन है, उम्मीद है ये क्वेश्चन आप खुद कर सकेंगे। तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपके लिए होमवर्क है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप इसे खुद से करने की कोशिश करें। अगर फिर भी आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो आप, हम कल की क्लास के इस अंदर इसे दोबारा समझा देंगे। तो चलिए, आज हमने जो क्वेश्चन देखे आपने देखे होंगे, बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। तो स्टार्टिंग से हमारी क्लास स्टार्ट हुई थी, और अब जब यहाँ हम जहाँ पर खड़े हैं तो आप देख रहे होंगे कि बहुत लो लेवल से हमने बहुत एडवांस लेवल स्टार्ट कर दिया है। आने वाले जो हमारे क्वेश्चन है वो और भी एडवांस लेवल के होने वाले हैं। तो क्लास के साथ आप बने रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने स्टडी ग्रुप्स के अंदर शेयर करें। और अगर अभी तक आपने जो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि पर डे क्लास आपको मिलती रहे। थैंक यू।